नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ रही है और ये सरकार की प्रशासन की बड़ी चिंता है। सरकार इसको लेकर उपाय भी कर रही है और लोगों को ताकीद भी कर रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम एक संदेश दिया, लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही कहा, इंदौर, भोपाल, बैतूल और छिंदवाड़ा में लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को विकराल होने से रोकना पड़ेगा। हालात बिगड़ने पर लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की नौबत आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से बड़े मेलों का आयोजन अब नहीं होगा। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण आगे ना फैले। ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने लोगों को महाराष्ट्र की यात्रा फिलहाल करने से बचने की अपील की है। एक बार फिर कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है। लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की नौबत आए और इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, सावधानी में ही सुरक्षा है। कृपया करके मास्क का उपयोग कीजिए। प्रदेश की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में 18 प्रोफेसर और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आई। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल अब पढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासरूम में हो रही है। यूनिवर्सिटी के 5 विभागों में क्लासरूम में कमी है। नए भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ के बजट की यूनिवर्सिटी ने तैयार किया, लेकिन प्रबंधन अब तक इसका टेंडर नहीं ला पाई। इसके चलते लगभग सभी विभागों में क्लासरूम क्षमता से ज्यादा छात्र पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। रजिस्ट्रार ने आईएमएस और आईआईपीएस में क्लासरूम की कमी को स्वीकार किया। इसके अलावा प्रबंधन ने बिना मास्क के आने वाले स्टाफ और छात्रों को कैंपस में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लासरूम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पिछली बिल्डिंग कमेटी में हमारा प्रपोजल भी पारित हुआ था। कार्य परिषद में उसमें चर्चा हुई तो कार्य परिषद में निर्णय लिया कि अभी चूँकि कोविड अधिक फैला हुआ है इसलिए थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद आगे का कोई निर्णय लेंगे। तो इस स्थिति में अब कार्य परिषद का निर्णय लेकर उसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज चिटफंड कंपनियों के अवैध कारोबार का मामला उठा। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन में इस मामले को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्वालियर चंबल संभाग में कई फर्जी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। उदाहरण देते हुए बताया कि जीवन सुलभ नाम की फर्जी कंपनी 53 लाख रुपए लेकर फरार है। गोविंद सिंह ने कहा कि फर्जीवाड़े में कोऑपरेटिव सोसाइटी की सांठगांठ भी सामने आ रही है। ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच हो। जवाब में मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा, सरकार इसको लेकर गाइडलाइन बना रही है ताकि ऐसी कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज हो। जबलपुर के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना, बिछिया से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा और भोपाल से विधायक आरिफ अकील ने भी फर्जी चिटफंड कंपनियों की जानकारी सदन में दी। पूरे मध्य प्रदेश में चिटफंड माफिया प्रदेश में गांव-गांव तक किसान को, मजदूरों को, गरीब जनता को लूट रहा है। ग्वालियर में, भिंड में सेक्रेटरी सोसाइटी 20-20 करोड़ रुपए लेकर गरीब आदमियों के एजेंटों के माध्यम से जमा कराए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सहकारिता क्षेत्र में सोसाइटी रजिस्टर्ड की जा रही है। उनके ध्यान आकर्षण के पहले ही मैंने 23 तारीख को ही इसमें एक जांच दल का गठन कर दिया। अभी एक भोपाल से भी इसमें एक जांच दल बना के हम भेज देंगे, टाइम बाउंड। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने सदन में कहा कि अलीराजपुर से पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान मेरी हत्या करा देंगे। मुझे खुलेआम धमकियां देते हैं। नाक कान काटने की धमकी दी गई। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने नागर सिंह चौहान की गिरफ्तारी की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधायकों या पूर्व विधायक सभी की सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक आदिवासी महिला विधायक को जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस इस पर कुछ नहीं करती।
उन्होंने पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। गृह मंत्री ने इस पर कहा कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लोकल की राजनीति का मसला है, सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। नागर सिंह चौहान जब से चुनाव हारे, लगातार मेरे क्षेत्र में आके लोगों को परेशान भी किया जा रहा है और मुझे खुली धमकी दी जा रही कि कलाती भुरिया को रोड पे मिलेंगे तो निपटाएंगे, मंच पे मिले तो निपटाएंगे और हाथ पैर भी काटेंगे। इस तरह से लगातार धमकी आ रही है। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरी जान का खतरा है और कुछ भी घटना हो सकती है। इसके लिए सरकार जवाबदार रहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रही। इस दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि वो राज्यपाल के अभिभाषण से संतुष्ट नहीं है। बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल की तरह शिवराज सरकार भी गोलमाल है, हर योजना में गोलमाल हो रहा है। बाला बच्चन ने आरोप लगाया कोरोना काल में अप्रवासी मजदूरों को लाने में जो वाहन लगाए गए उसमें बड़ा घोटाला हुआ। बाला बच्चन ने सदन में बताया कि उनके सवाल के जवाब में जिन बसों के नंबर उनको दिए गए उसमें एक नंबर बस का नहीं बल्कि टाटा इंडिगो का निकला। इस नंबर के वाहन पर 36 मजदूरों का परिवहन बताया, जबकि टाटा इंडिगो में ड्राइवर समेत 5 लोग आ सकते हैं। ऐसे में सरकार ने यहां भी गोलमाल किया। बाला बच्चन ने किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, पूछा कब तक किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है कि मैं भी जानना चाह रहा हूं इस सरकार से कि इंडिगो में 36 सवारी किस तरह से बिठाई गई है। जब मैं आरटीओ के वेबसाइट पे गया तो वहां से मुझे ये पता चला कि ये तो इंडिगो है और उसका नंबर है, तो नंबर फर्जी नंबर दिया था और दूसरी गाड़ी लगाई गई थी। इस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। तो चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ में हो, लोगों को परिवहन करने में हो, जम के शिवराज सिंह जी की सरकार ने करप्शन किया है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए। फरवरी 2020 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया। ये जनहित याचिका पूर्व पार्षद भरत पारेख ने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान लगाई थी, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी आश्वासन दिया कि वे चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। 3 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने याचिका दायर की। इस याचिका पर भी कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के लिए कहा था। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें राज्य में निर्वाचन समय पे किया जाए। आज माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने उसमें सुनवाई करते हुए राज्य शासन को निर्देशित कराया कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। राज्य शासन ने भी कहा है कि निश्चित हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी उन्होंने जवाब प्रस्तुत कराया कि 3 मार्च को जैसे ही हमारी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ मध्य प्रदेश में 3 मार्च को यूथ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। यूथ कांग्रेस ने आंदोलन में करीब 10,000 कार्यकर्ता जुटने का दावा किया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश भर से आए 10,000 कार्यकर्ता विधानसभा को चारों तरफ से घेरेंगे। प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के कई विधायक और कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इधर महिला हिंसा के मुद्दे पर 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देख धरना प्रदर्शन पर बैन लगा चुकी है। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर कहा कि विपक्ष लोगों की जान जोखिम में न डाले, राजनीति चमकाने के लिए पूरा करियर है। हम 5 सूत्री मांग को लेकर यूथ कांग्रेस, जिसमें महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान आंदोलन है, 5 सूत्री मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। आने वाली 3 तारीख को प्रदेश के 10,000 युवा मिलकर विधानसभा का चौतरफा घेराव करेंगे। कांग्रेस को जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इस तरह के धरने प्रदर्शन ना करें, भीड़ को इकट्ठा ना करें, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होगी और यदि प्रदेश भर से लोग आएंगे और यदि गलती से कोई संक्रमित हो गया तो यही प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में संक्रमण का रोग फैलाएगा।
सतना में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस से जमकर झूमाझटकी हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सतना कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही महंगाई को कम करने और पेट्रोल डीजल के दाम में कमी लाने की मांग की। इतना ही नहीं, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार गंभीर न हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जो बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा हम युवाओं के लिए और पूरे प्रदेश में हम इसको लेकर समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं, पर ये सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए हमें रोडों पर उतरना पड़ा और ये हमारी जो बेरोजगारी है उसको दूर नहीं करेंगे और हमारी जो महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसको दूर नहीं करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर हमने लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर ये नहीं करते तो हमारा आंदोलन और तेज करेंगे। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 48% है, जो देश में सर्वाधिक है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में 31,844 बच्चों की मौत जन्म के तुरंत बाद हो गई। शिशु मृत्यु दर से सबसे ज्यादा प्रदेश के 6 जिले शहडोल, शिवपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना और उमरिया प्रभावित हैं। शहडोल वही जिला है जहां नवंबर-दिसंबर महीने में नवजात बच्चों की मौत का लगातार एक बड़ा आंकड़ा दिखा था। इन जिलों में स्थिति को सुधारने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने एक MOU साइन किया, जिसके तहत शुरुआती चरण में इन्हीं 6 जिलों के शासकीय अस्पतालों के डॉक्टर, स्टाफ नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को नवजात की जान बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और प्रतिष्ठित बड़े जो संस्थान से वहाँ से ट्रेंड हो गए हमारे पीडियाट्रिक्स से डॉक्टर्स और निचले लेवल के अमले को पूरा प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिससे कि एनीमिया से जल्दी उसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों की बदहाली पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों के लिए कितने पुअर हाउस या शेल्टर होम बनाए गए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, अगर सरकार ने पुअर हाउस बनाए तो उसमें ठहरने की व्यवस्था कैसी है, कितने लोग हैं जो शेल्टर होम का लाभ ले रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इन सब पर जानकारी के साथ 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से दायर की गई। याचिका में इंदौर की घटना का हवाला था, जिसमें इंदौर नगर निगम ने बेसहारा बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में डालकर शहर से 10 किलोमीटर दूर छोड़ा था। मामले पर अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में अगली तिथि पे जानकारी प्रस्तुत करें कि पूरे प्रदेश में कितने पुअर हाउस, शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस हालत में हैं और वर्तमान में कितने लोग उसकी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा पूरा ब्यौरा जो है नेक्स्ट डेट पे प्रस्तुत करें। अगली डेट है 25 मार्च की। इंदौर में आसपास के जिलों से आकर डकैती और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के खिलाफ पुलिस अब सख्ती से निपटेगी। एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर के पास धार, बड़वानी और इन जिलों में लूट डकैती करने वाले गैंग सक्रिय हैं, जो अक्सर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इंदौर की तरफ आते हैं। धार का बाग टांडा ऐसा इलाका है जो लूट डकैती की वारदात करने वाले बदमाशों का इलाका कहलाता है। पुलिस भी बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरी फोर्स के साथ यहां जाती है। 3 दिन पहले बाग टांडा के बदमाशों से मुठभेड़ पुलिस की हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इंदौर शहर में होने वाली 70% लूट और डकैती की घटनाओं में बाग टांडा गैंग का हाथ होता है। यही वजह है कि पुलिस अब एक एक्शन प्लान बना रही है, जिसके तहत बदमाशों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उस पूरे क्षेत्र में और दूसरे जोन के दूसरे क्षेत्रों में भी अगर हम देखें तो पुलिस के सामने लगातार ये चुनौती आती रही कि कई लूट की घटनाएं, कई बड़ी आपराधिक घटनाएं और इसमें कई आपराधिक गिरोहों के नाम सामने आए। इसमें मुख्य तौर पर जिन आपराधिक गिरोहों के नाम सामने आए, पुलिस ने लगातार उनकी जानकारियां निकाली, उसके प्रति टीमें लगी रही और पुलिस को इसमें एक बड़ी सफलता मिली।
राजधानी की पिपलानी थाना पुलिस ने जिन नशे के 3 सौदागरों को पकड़ा उनको जेल भेजा गया, लेकिन राजधानी पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस नशे का खुलासा हुआ वो नशा नया है। LSD स्टैम्प पेपर नुआ होता है जिसमें जीभ पर रखते ही घुल जाता है। वहीं XTC नशे की गोलियां खाते ही करीब 6 से 8 घंटे के लिए इंसान सुन्न पड़ जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इसकी तस्करी रीवा का मुख्य आरोपी प्रखर सिंह कर रहा था, जो मैकेनिकल इंजीनियर है। वो विदेशी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करता था। मुख्य तस्कर प्रखर सिंह को एक मैसेज आता था। मैसेज को देखकर प्रखर को पता चलता था कि ड्रग का पैकेट कहाँ रखा है। इसके बाद वो मैसेज नहीं खुलता और ना ही ये पता चलता कि देने आएगा कौन। राजधानी में जिस नए नशे की खेप पकड़ाई गई उसमें XTC की एक गोली तकरीबन 1200 रुपए की बिकती है, जबकि LSD स्टैम्प पेपर 3500 रुपए तक बिकता था। XTC और LSD जो अपन ने पकड़ा है वो इससे पहले कार्रवाई हुई नहीं है इन दोनों चीज़ों की। ये दोनों काफ़ी पोटेंट सिंथेटिक ड्रग्स हैं और काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं और यूजुअली इनको पार्टी और रिक्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। भोपाल शहर में भी कुछ लोग होंगे जो स्मगल्ड माल आता होगा कहीं से, उसको कुरियर की तरह एंड पॉइंट तक डिलीवर करने का काम करते हैं। जिस पलारी से दिल्ली का दम घुट रहा था, अब वही पलारी मध्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। दिल्ली में प्रदूषण फैलाकर हाहाकार मचाने वाले नरवाई से अब मध्य प्रदेश में कोयला बनेगा। बतौर पायलट प्रोजेक्ट इसे होशंगाबाद जिले में शुरू कर दिया है। फसल कटने के बाद बचे हुए इस कचरे से मध्य प्रदेश में कोयला बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट होशंगाबाद में शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए संकल्पित है। इसके लिए सभी आवश्यक उपाय और व्यवस्था की जाएंगी। कहा कि नरवाई से प्रदेश में कोयला बनेगा। कमल पटेल ने कहा कि नरवाई से कोयला बनाने पर पर्यावरण का प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा मिलेगा। बिजली और गैस की तुलना में कोयले से मिलने वाली ऊर्जा सस्ती होगी। हमने प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट में अभी हरदा होशंगाबाद को लिया है और उसको इस बार हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखेंगे। किसान को आम के आम और गुठली के दाम यानी नरवाई का भी पैसा देंगे, प्रोत्साहन राशि, जिससे नरवाई जलाना न पड़े किसान को और किसान को उसको प्रोत्साहन राशि भी मिले, मतलब पैसा भी मिले और उससे कोयला बने ताकि ईंधन भी प्राप्त हो और पर्यावरण की रक्षा हो। इंदौर में काफी समय से निर्माणाधीन इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी अब निजी एजेंसी को लीज के तौर पर देने का फैसला हुआ। अलग अलग खेलों के एसोसिएशन के पदाधिकारियों और IDA के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया। फिलहाल इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का पहला फेज पूरा हुआ। इसके अलावा पिपलियाहाना ब्रिज की तर्ज पर शहर के दूसरे ओवरब्रिज के नीचे खाली जमीन में मिनी स्टेडियम तैयार किए जाएंगे। IDA ने हाल ही में ये ब्रिज बनाया, जिसके नीचे की खाली जमीन पर हॉकी, फुटबॉल और स्केटिंग के लिए मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने की बात कही, ताकि ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जा ना हो, साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।